और देखो बेटा सब लोग तो कल न्यूमेरिकल्स करा रहे थे, उसी के बाद आप लोग लिखिए बेटा पावर पावर सबको पता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। बेसिक फॉर्मूला भी सबको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। सही है। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर के ये दो फॉर्मूले हो गए, वर्क अपॉन टाइम और फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब जरा एक जरूरी बात समझो, देखिए पावर का एक फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, समझना बेटा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है। दो स्केलर क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी बनती है, ठीक है। और इधर देखो पावर का एक और फॉर्मूला F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज से अगर स्केलर बन रही है, दो वेक्टर क्वांटिटीज से अगर एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है, मतलब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस। तो ये डॉट प्रोडक्ट करने पे पावर बनती है। सही है, आगे समझ में? मतलब अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों जो है ऑर्थोगोनल और मतलब आई जे के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। आई को आई से करना, जे को जे से, के को के से। पावर की एसआई यूनिट क्या होता है सब पता है ना आपको? एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट। अदर यूनिट्स भी जानते हो, हॉर्स पावर जानते होगे। एक हॉर्स पावर में 746। अनुश्री की आवाज आई। एक हॉर्स पावर में 746 क्या होते हैं? ये सब पता है ना सब कुछ? ठीक है, जो लिखना हो अपने हिसाब से लिख लेना। चलो बेटा बातें नहीं, इधर देखो ये हटा दे। अच्छा, पावर को अगर वर्क अपॉन टाइम कहते हैं तो dw अपॉन dt भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्क बाय टाइम या स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम, ये भी कह सकते हो। कोई समस्या? डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का निकाल लोगे, ये सब चीजें देखो। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाएगा। फोर्स का mnt-2 और वेलोसिटी का nt-1, तो बन जाएगा ml²t- पावर का बन जाएगा डायमेंशन। अरे हाँ, ठीक है। तो ये तो आसान टॉपिक हो गया। अब आप लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डालो चैप्टर का, और सही से समझिएगा। देखिए लिखो कोलिजन। कोलिजन कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए कोलिजन। अब कोलिजन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो चीजें अगर आपस में टकरा रही हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा होगा? कोलिजन हो रहा होगा। सही है। तो कोलिजन में कुछ डेफिनेशन की जरूरत नहीं, आप सीधा टाइप्स ऑफ कोलिजन पे। कोलिजन में लिखो टाइप्स। कोलिजन में लिखिए टाइप्स, ठीक है। पहला लिखिए
इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। आओ देखो बेटा, दो तरीके के कोलिजन होंगे। जैसे हमने कहा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स, बहुत सिंपल सा है, क्या देखना, एक ऑब्जेक्ट ये, इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2। ये u1 वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u1 वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2 वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर ये इधर आ रहा है तो इसकी u1 वेलोसिटी प्लस में होगी, ये u2 इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी प्लस में होगी। ये u1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, ये u2 वेलोसिटी से इधर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। या ये अगर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी के लिए हम मानते हैं कि ये u1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, ये u2 वेलोसिटी से इधर आ रहा है, दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये मूव करता है विद वेलोसिटी v2, ये मूव करता है विद वेलोसिटी v1, दोनों अपनी अपनी वेलोसिटीज बढ़ते हैं। तो टकराने के पहले और टकराने के बाद अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, टकराने के बाद अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं, इस प्रकार की टकराने के पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम, टकराने के पहले की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें अगर क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं, तो इस कोलिजन को क्या कहा जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैंने क्या कहा, बैठो ईमान। बॉडीज दो आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद अलग अलग हो गई, लेकिन जो टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले थी, वही टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद में भी अगर होती है। मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व रहता है और बॉडी अलग अलग हो जाती है, तो इस प्रकार के कोलिजन को क्या कहा जाएगा, इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। अब इलास्टिक कोलिजन भी हम लोगों को दो केसेस पढ़ने हैं इसमें, वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन। फिलहाल इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये देखो, ठीक है। The type of collision in which the type of collision in which total momentum and kinetic energy of bodies, total momentum and kinetic energy of bodies remain conserved. Total momentum and kinetic energy of bodies remain conserved. ठीक है। अभी हम लोग को इलास्टिक कोलिजन दो केसेस में पढ़ना है, 1D में और 2D में। तो देखो, पहला इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। आओ भाई समझ लो सब, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, एक बॉडी है m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, दोनों आपस में टकराई, टकराने के बाद अलग अलग हो गई। m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी क्या हो गई v। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जब टकरा के अलग अलग हो जाएंगी तो हमने क्या कहा, दो चीजें कंजर्व रहेंगी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ऐसे कह दो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब u1 और u2 प्लस होंगे अगर दोनों इधर हैं, u1 u2 माइनस होंगे अगर u1 u2 प्लस होंगे अगर इधर होंगे। अगर एक इधर है और एक इधर है तो u1 को प्लस लेना, u2 क्या लेना, वो डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, इक्वल टू मास मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। सही। अब भैया m1 वाले एक तरफ कर, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन ले लोगे, बचेगा u1 माइनस v1, इधर बचेगा v2 माइनस u2। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया, अब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्या आएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, उधर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हाफ 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 कॉमन लेके काट, तो बचेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? आया समझ में? m1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर m2 कॉमन आ गया, बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को लिख सकते हो u1 माइनस v1, u1 प्लस v1। तो m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 v2 प्लस। सही है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्या क्या कटेगा, देखो ये पूरा का पूरा इस पूरे से कटेगा और ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, u1 प्लस v1, ये पूरा इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, v2 प्लस u2। सही है, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2, देखो दोनों वेलोसिटीज इनिशियल वाली, u1 माइनस u2 का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, u1 माइनस u2 का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, v2 माइनस v1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity after collision। ये आया कि नहीं आया समझ में? अगर सिर्फ इतना प्रूफ करने को कहते हो तो अपना काम हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करना है, ये वाली v1 और v2 वेलोसिटीज हैं कितनी वो फाइंड आउट करना है। फिलहाल आप इतना लिखिए। चलो तो बेटा सब लोग आ गए समझ में? अभी हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया है, अब इसके बाद लिखिए, इसी के बाद फाइनल वेलोसिटी, ये टॉपिक है फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन।
फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। देखना, जैसे हम क्या कह रहे हैं, पहले v1 पता करते हैं, ठीक है, इस वाले की, तो यहां से v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब समझ रहे हैं? फ्रॉम u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, तो यहां से v2 की वैल्यू क्या आएगी? u1 माइनस u2 प्लस v1। अब इस v2 की वैल्यू को उठा के लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में रख, मतलब कहां पे? फर्स्ट इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन 1 v2 की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास? m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 था ना, सॉरी v2 माइनस u2। तो v2 की जगह क्या लिखोगे? u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, नहीं समझ पाए? उस वाले v2 की जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ देखो सिर्फ v1 बचा है, अब यहाँ से v1 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। m1 u1 समझना बेटा है, माइनस m1 v1 m2 u1 माइनस u2 कितना हो गया? माइनस 2u2 इंटू m2 माइनस 2m2 u2 प्लस m2 v1। अब हमें क्योंकि v1 निकालना है तो v1 वाले एक तरफ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, m1 u1 माइनस m2 u1 माइनस 2m प्लस 2m2 u2, इधर है अपना m2 v1 प्लस m1 v1। सही है? इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? u1 बचा m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? v1 बचेगा m1 प्लस m2। अब v1 निकालना है तो m1 प्लस m2 डिवाइड में ले लो, तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये वाला m1 प्लस m2 इन दोनों के नीचे दे रहा है। पहले पढ़ा v1 का फॉर्मूला, ये दिमाग में एकदम बैठा लेना है। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल के वहां पुट की तो v1 आया था, सही है। यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? v2 की वैल्यू। तो पहले आप v1 निकालिए, है ना, फिर सिमिलरली करके हम लिख देते हैं। तो ये v1 का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग v1 निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? v2 की वैल्यू। तो v2 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो, सिमिलरली v2 का फॉर्मूला बन के आएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये v2 का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ गए? v1 आ गया, v2 आ गया। हाँ, तो
दो भैया। V1 का क्या फॉर्मूला बन के आया था अभी जो लिखवाया था मैंने, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस। तो ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा दो और एक ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा दो आप, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को एकदम खोपड़ी में घुसेड़ देना है अपनी। अब इसी में स्पेशल केसेस समझ लीजिए, कुछ है नहीं बस वो समझने जैसा है। सुनिएगा केस 1, देखिए बेटा केस 1 क्या है कि मान लो कि भैया ये वाला जो मास है और ये वाला जो मास है दोनों सेम है। m1 और m2 क्या है, सेम मासेस। तो सेम मासेस है, इनको हम मान लेते हैं कि ये m मासेस है। अब इसमें उठा के रख दो, देखो तो v1 इज इक्वल टू, अगर दोनों सेम है तो ये कट के जीरो हो जाएगा, तो 0 प्लस 2m अपॉन m प्लस m u2। तो v1 इज इक्वल टू 2m अपॉन 2m, क्या बचेगा 1। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ v1 किसके बराबर हो जाएगा, मतलब u2 की जो वेलोसिटी थी वो v1 की वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद इसकी हो जाएगी। अब देखो एक और इसमें रख लूं, अगर रखोगे यहाँ पे तो 2m u1 अपॉन m प्लस m, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो ये 2m करके v2 किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर दो सेम मास की चीजें आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होता है तो u1 की वेलोसिटी फर्स्ट वाले की इनिशियल सेकंड की फाइनल बन जाएगी और सेकंड की इनिशियल फर्स्ट की फाइनल बन जाएगी। यह है कि नहीं है समझ में, ठीक है। ये केस 1 हो गया। इसी में केस 2 देख लो। केस 2 क्या है कि अरे केस 2 कुछ है नहीं, बस मान लो कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट क्या है, कंचे कह लो ना। तो हमने क्या हुआ, रखे हुए कंचे पे मारा है, तो जो रखा हुआ कंचा है वो क्या है, रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और हमने इसको किसी वेलोसिटी से मारा है। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 सिर्फ ये बचेगा। अरे मतलब इसमें क्या ही लिखोगे, समझ ही रहे हो। अगर मान लो इसी में, लेकिन इसी में अगर क्या हो, सुनिएगा बेटा, अगर दोनों के मास भी सेम होते, मतलब सेकंड वाला रेस्ट भी है और दोनों कंचों का मास क्या है, तो ये वाला मास और ये मास कट के क्या हो जाएगा, तो टेक्निकली सोचोगे तो फर्स्ट वाला रेस्ट पे आ जाएगा। अगर सेकंड वाला रेस्ट पे था और फर्स्ट वाले को उतने ही मास वाले को फेंका गया, तो जिसको फेंका गया वो भी क्या आ जाएगा, और सेकंड वाला मूव करने लग जाएगा। ठीक है, v2 निकाल, कितना आएगा, ये तो वैसे ही 0 हो गया, और ये कितना आएगा, u1 आ जाएगा। फिर आया, हम क्या कहना चाह रहे हैं, कंचा रखा हुआ है और एक उतने ही मास का कंचा जो है फेंका गया, तो जो फेंका गया वो रेस्ट पे आ गया और जिस पे पड़ी वो उतनी ही वेलोसिटी पकड़ लिया। सही है, चलो लिख लिया। अच्छा, क्या सबको समझ में आ गया, ये दोनों फॉर्मूले रट जाएंगे, फॉर्मूलों पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लिखो 1D वाला हो गया, 2D वाला लिखो। देखो, इलास्टिक कोलिजन इन 2D, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। वन डी हो गया, 2D आ जाओ। हाँ, देखो 2D का मतलब ये हो गया बेटा, समझिएगा, जैसे हम कहें 1D का मतलब क्या था कि भैया ये दोनों ऐसे आ रहे हैं और ऐसे ही चले गए। 2D का क्या मतलब होगा कि ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, मतलब ये रेस्ट पे है, मान लो रेस्ट पे, ये आया ऐसे चले गए।
अरे मतलब ये ऐसे जाए, ऐसे नहीं समझ पाए? ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी, जरूरत नहीं कि एकदम आइडियली सीधे ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो हम क्या कह रहे थे, मान लो कि भाई ये मास m1 है, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी u1 टुवर्ड्स अनदर मास व्हिच इज एट रेस्ट। ये वाला m2 रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टकराने के बाद एक मास इधर गया m1 वाला विद वेलोसिटी v1, एक इधर गया m2 मास विद वेलोसिटी v2, सही है। और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से इन दोनों में कितना एंगल बनाया, इसने बनाया θ1, इसने बनाया θ2, सही, समझ आया? अब हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं टकराते समय, ठीक है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो क्योंकि 2D मोशन है ना, इसलिए x एक्सिस और y एक्सिस दोनों अपना काम करेंगे, है ना। देखिएगा बेटा, सबसे पहले फॉर x एक्सिस मोमेंटम दोनों तरफ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब x और y दोनों कंपोनेंट से हमारा मतलब है ना। तो पहले तो हम लोग x एक्सिस पे काम करते हैं, x कंपोनेंट। चलो भैया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision, ठीक है। बिफोर कोलिजन ये वाला तो x की तरफ ही जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, इसका मोमेंटम क्या होगा, ये रेस्ट पे, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, भैया इस वाले का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 cos θ1, एक होगा m1 v1 cos θ1 प्लस इसका भी x एक्सिस की तरफ क्या होगा, m2 v2 cos θ, ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई। अब y एक्सिस की तरफ देख लो भैया, और y एक्सिस वही करना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। चलो तो इसका मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इनिशियली क्या होगा, 0, क्योंकि जा तो x की तरफ ही रहा है। ये भाई साहब रेस्ट पे है तो इनका काम ही खत्म हो गया। इस वाले का मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कितना होगा, m1 v1 sin θ1 प्लस इसका अलोंग y एक्सिस नीचे की तरफ होगा माइनस m2 v2 sin θ2। ये m1 v1 sin θ1 प्लस में, ये m2 v2 sin θ2 माइनस में, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए इधर उधर जैसे क्वेश्चन है, ये डाले ना, अभी जो कोलिजन पढ़े हो 1D 2D, इस पे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन, हाँ देखिए बेटा, अब बॉल ए ऑफ मास 2.4 kg, बॉल ए है उसका मास दिया हुआ है 2.4 kg, सफर्स इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, आपस में टकराए विद अनदर बॉल बी एट रेस्ट, और दूसरी बॉल जो बी है वो रेस्ट पे है, ठीक है।
आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बॉल ए मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, बॉल ए मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। नहीं समझ पाए? ए और बी आपस में टकराए, बी रेस्ट पे है और ए का मास है 2.4 kg। ए की जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है वो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी का 1/5 है, फाइनल वेलोसिटी। तो बताइए, एंड द बॉल बी मूव्स फॉरवर्ड, और बॉल बी टकराने के बाद आगे जाती है। सवाल क्या है, इस बॉडी का मास क्या है? सवाल समझ गए हो क्या है? हम लोग को V1 दिया तो V1 वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 1D है, ये बात समझ में आ गई? दोनों टकरा के आगे बढ़ रहे हैं। तो V1 का फॉर्मूला क्या था? M1 माइनस M2 अपॉन इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस। V1 की जगह क्या लिखोगे? U1/5। M1 की जगह 2.4 माइनस M2 पता करना है, और U1 हमको पता नहीं है, U1 और U2 क्या है, इसका काम तो खत्म हो गया। ये U1 से U1 कट गया, बचा 1/5 इक्वल टू, अब हो जाएगा यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के M2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, या कंपोनेंट डिविडेंड लगा के M2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं पता पड़ा? इजी क्वेश्चन हाँ, भले ले। शांत रहिए। अब बेटा देखो, बेटा सवाल क्या है भैया, बातें न करो। एक प्रोटॉन इधर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, और एक ड्यूट्रॉन इधर आ रहा है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। सही है। दोनों ने इलास्टिक कोलिजन किया, सही है। तो बताइए इसकी वेलोसिटी, प्रोटॉन की और ड्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या क्या होंगी आफ्टर कोलिजन? सवाल समझ गए? देखो, सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटीज निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता ही है, हमें बस मासेस चाहिए। भैया प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1h1, मतलब मास नंबर कितना है इसका। ड्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1h2, तो इसका मास नंबर क्या हो गया? 2। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg होगा, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगा वो होगा 2 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। यहाँ 2 लगा हुआ है, आ गया होगा समझ में? अब U1 जो होगा वो प्लस में होगा, और U2 जो होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है। अब भैया V1 और V2 का फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा क्वेश्चन। V1 का फॉर्मूला M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, फॉर्मूला तो एकदम खोपड़ी में घुसेड़ लो, और V2 का 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। सही है। ये तो सब कुछ दिया है, आपको क्या रखना है वैल्यू, कर लो घर पे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को 2D का, ये बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो लिख लो। जिसके पास बुक नहीं हो लिख लो। हाँ, वीडियो तो बनी देखिए।
ध्यान दो भैया, ये वाला सवाल आप लोग कहो। देखें, एक बेटा एक 10 किलो का मास है। अभी लात खाओगे हमसे, सवाल नहीं कर पाए। 10 किलो का मास 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाके एक 20 किलो के मास से टकराता है और 20 किलो वाला मास रेस्ट पे है। टकराने के बाद 10 किलो वाला जो मास है वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है और जो 20 किलो वाला मास है वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। ऐसे तो बताओ इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? कर लोगे? कर लो। आइए सबसे पहले तो कोलिजन एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हो? एक्स एक्सिस के अलोंग पहले देख लीजिए, मोमेंटम कंजर्व करना है। देखिए बेटा, इसका मोमेंटम क्या होगा? 10 × 8। इसका क्या होगा? 0। इसका अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 10v1 cos 30, 10v1 प्लस इसका अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 20v2 cos 45, 20v2 cos 45। ये बात समझ में आ गई? पक्का? 80 ये हो गया, ये हो गया 10v1 cos 30, 20v2 1/√2। इसे 0 0 0 उड़ा दो तो बचेगा 8 = √3/2v1 प्लस 2/√2v2। ये पहली इक्वेशन बन रही है, यही पहली बन रही है। अब जरा y एक्सिस वाली ले लो। इसका y एक्सिस पे मोमेंटम क्या होगा? 0। इसका भी मोमेंटम क्या होगा? 0। इसका y एक्सिस पे 10v1 sin थीटा, 10v1 sin 30 प्लस इसका नीचे की तरफ होगा तो -20v2 sin 45, -20v2 sin 45। ठीक है, तो ये हो गया 0 = 10v1 1/2, 20v2 1/√2। बेटा 0 0 0 उड़ा दिया ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसमें से 10 कॉमन लेके उड़ा दो, इसमें से 10 कॉमन ले दो तो क्या बचेगा? v1/2 -2v2 क्या बचेगा? 0। तो v1/2 = 2v2/√2। तो यहां से v1 आ गई 4v2/√2। v1 की वैल्यू आ गई v2 के टर्म्स में। अब ये v1 की वैल्यू को उठा के यहां पुट करके सॉल्व कर लोगे। इतना यहां से जो v1 आया है इसको उठा के यहां पुट करके v2 की वैल्यू निकाल लीजिए। यशस्वी समझ आया? ठीक है, कैलकुलेशन घर पे कर लेना। अभी इधर देखो, देखो इन इलास्टिक कोलिजन, लगे हाथ समझ लो। इन इलास्टिक कोलिजन तो ये कोलिजन खत्म हो जाएगा भैया। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं। देखो ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड, केवल मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक बात है। अच्छा, अब इनइलास्टिक कोलिजन में होगा क्या? ये देखो, ये m1
मूविंग विद वेलोसिटी u1, ये m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, टकरा के चिपक गए और बन गए m1 प्लस m2 मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी v। अब इनकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी इनइलास्टिक, तो मोमेंटम कंजर्व करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये हो गया बस यहाँ से, अब यहाँ से v निकाल लीजिएगा। नहीं समझ में आया? साधारण एकदम।